नमस्कार, राहुल का अग्नि पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन रहा। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जिसका चुनावी शोर आज थम गया। वैसे इस पूरे चुनाव में राहुल गांधी ने ज्यादा रैलियां तो नहीं की, लेकिन जितनी भी रैलियां की उसके जरिए राहुल गांधी ने सीएम ममता बनर्जी पर जबरदस्त अटैक किया है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी और बीजेपी पर मिली भगत का आरोप लगाया। अब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस आरोप का जवाब कुणाल घोष ने दिया है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। घोष ने राहुल गांधी को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि उनका काम अन्य राज्यों में बीजेपी को रोकने का था, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। तो बंगाल में राहुल ममता की लड़ाई पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही पवन खेड़ा से जुड़े पासपोर्ट मामले में बड़ी अपडेट आपको बताते हैं। पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। पवन खेड़ा ने अपनी याचिका में गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उनकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी डायरेक्ट अटैक ममता बनर्जी पर आखिर क्यों कर रहे हैं? देखिए, अब सद्बुद्धि आ गई है। थोड़ी तो बुद्धि कभी कभी राहुल गांधी की खुलती है, और जब खुलती है तो वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचार करने उतर जाते हैं। और फिर जब बुद्धि बंद हो जाती है तो वो धीरे धीरे इन्हीं इंडी अलायंस के पार्टनरों के साथ मिल बैठकर बातचीत शुरू कर देते हैं। आगे रणनीति तैयार करते हैं कि हम सब मिलजुल कर कैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ अटैकिंग मोड में आ सके। लेकिन कांग्रेस के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी जैसे नेता कभी कभी इन बातों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कांग्रेस के जितने ओल्ड ब्रिगेड के नेता हैं, जितनी मीटिंग हुई है लगातार कांग्रेस की रणनीति बनाने की, ये राहुल गांधी की टीम की बात नहीं है या फिर प्रियंका वाड्रा की टीम की बात नहीं है, जिनके आसपास इर्द गिर्द वही वामपंथी सलाहकार बैठे हुए हैं। ये कांग्रेस के उन नेताओं की मीटिंग की बात हो रही है जिसमें आगे कांग्रेस के भविष्य की चर्चा होती है। और हर मीटिंग में सारे लोगों ने यही बात कही कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हमें खतरा इन रीजनल पार्टियों से है। कांग्रेस से रीजनल पार्टियों ने उसका आधार छीना है। अलग अलग स्टेट की चर्चा कर लो, सोच लो, और उसके जो वोटिंग पैटर्न है उसको देख लो। ये पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जहां आमने सामने रहती है, कांग्रेस के लिए कुछ संभावनाएं बरकरार रहती है। मध्य प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस, तो कभी न कभी कांग्रेस के लिए मौका मिल जाता है। पिछले चुनाव में भी मिला था, सरकार बन गई थी, भले ही आपस में फूट पड़ गई ये राहुल गांधी की बेवकूफी के कारण, जिसमें इन्होंने कमलनाथ या फिर दिग्विजय सिंह और सिंधिया, ये तीनों को आपस में भिड़ा दिया। लेकिन वहां मौका तो मिलता है। राजस्थान में देखिए, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, वहां भी एक बार कांग्रेस होती है, दूसरे बार भारतीय जनता पार्टी होती है, फिर मौका मिलता है। अगर एक आध बार फिर से रिपीट हो गई सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो भी तीसरी बार तो मौका मिलेगा। कर्नाटक में देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों के बीच कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को हराते जिताते रहते हैं। भले ही तीसरी चौथी पार्टियां यानी कि जेडीएस में जो उनका आधार है वो कांग्रेस के आधार से मैच नहीं करता, तो दिक्कतें उतनी नहीं होती है। लेकिन जहां जहां रीजनल पार्टियां कांग्रेस के आधार के साथ आगे बढ़ी है, वहां पर कांग्रेस के लिए कोई संभावना ही नहीं है। बिहार में कांग्रेस के लिए कोई संभावना नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का वही वोट आधार है जो कांग्रेस का रहा करता था। और इसमें ऑल ओवर इंडिया में जो कांग्रेस का सबसे बड़ा आधार रहा है मुस्लिम वोटर, जो कि कांग्रेस के मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से इनके साथ रहे हैं, जुड़े रहे हैं। उन सब राज्यों में जहां जहां कुछ रीजनल पार्टियां बनी और कांग्रेस से अलग होकर बनी या समाजवादी पार्टियों से बनी, ये सारी पार्टियां मुसलमानों को अपने साथ लाने में कामयाब रही है। चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे दिल्ली में हो। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी बनाया, कांग्रेस के ही वोट आधार तोड़कर लाया, और इसीलिए कांग्रेस साफ हो गई, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अरविंद केजरीवाल हो गया। यही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ही कुरेद कुरेद कर सारे मुसलमानों को अपने साथ ले आई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वर्सेस सपा हो गई, बसपा बीच में रही और कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। उसी तरह बिहार में राजद वर्सेस भारतीय जनता पार्टी या जदयू, दोनों का कॉम्बिनेशन रहा।
लेकिन गठबंधन टू गठबंधन लड़ाई चलता रहा और कांग्रेस पूरी तरह से धीरे धीरे साफ होती गई, सिमट कर एक दो क्षेत्रों तक रह गई है। पश्चिम बंगाल में ये टीएमसी कांग्रेस से ही निकल कर आई, ममता बनर्जी ने सारे मुसलमानों को अपने साथ कर दिया। स्थिति ये हो गई कि 294 विधानसभा सीटें और कांग्रेस एक में भी नहीं, मतलब पूरे के पूरे कांग्रेस को साफ कर दिया, एक भी सीट नहीं ला पाई कांग्रेस पार्टी। तो ऐसे में उन सारे नेताओं का मानना है कि पहले इन रीजनल पार्टियों से लड़ो, भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ ही लेंगे, लेकिन राहुल गांधी को लगता है नहीं नहीं, मोरल विक्ट्री हमें चाहिए, दूसरी पार्टियां जीत जाए, भारतीय जनता पार्टी को कैसे भी हराना है। वही बात ममता बनर्जी कह रही है कि भाई आप तो दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी लेकर बैठे थे, पश्चिम बंगाल में नहीं। फिर उसी तरीके से ये अखिलेश यादव कहेंगे कांग्रेस को, तो आप तो दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी लो। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि पंजाब नहीं, दिल्ली नहीं, आप दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी लो, और तेजस्वी यादव भी यही बात बोलेंगे। तो इतने सारे राज्यों में ये ऐसे ही आउट हो जाएंगे। उधर एनसीपी भी है, शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र से भी कहेगा आप दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी लो, तो ये साउथ इंडिया के कुछ स्टेट तक लिमिट रह जाएंगे। हो सकता है कि यही बात गठबंधन टूटने के बाद तमिलनाडु में स्टालिन भी बोले। तो ये जो टीएमसी वर्सेस कांग्रेस चल रहा है, इसमें राहुल गांधी कंफ्यूज रहे। बीच में इन्होंने कुछ रैलियां करने से अपने आप को रोक लिया, ममता बनर्जी पर हमला करते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बीच में ला दिया। लेकिन जब लगने लगा कि अब अंतिम चरण का चुनाव है, इज्जत बचाना है, तो उस समय राहुल गांधी ने सीधे ममता बनर्जी पर अटैक शुरू कर दिया। तो ये बर्दाश्त कैसे होगा। पहले चरण के चुनाव में भी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाया है और दूसरे चरण में भी ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए कांग्रेस और ममता बनर्जी में, यानी राहुल और ममता के बीच जो 36 के आंकड़ा शुरू हुआ है, चुनाव परिणाम आने की देर है। जैसे ही चुनाव परिणाम आएगा, अगर ममता बनर्जी के हाथों से सत्ता चली गई, तो उसके बाद दिल्ली में ममता बनर्जी की पार्टी राहुल गांधी को चैन से नहीं जीने देगा, कभी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, जो संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। और बात पवन खेड़ा की करें तो पासपोर्ट विवाद के मामले में क्या पवन खेड़ा चैन से जी पाएंगे, क्योंकि गुवाहाटी के हाईकोर्ट से झटका लगा, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है, क्या हो सकता है। देखिए, पवन खेड़ा तो अभी भी चैन से नहीं है। जिस तरीके से लग रहा है, पवन खेड़ा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। ये ऐसे व्यक्ति जो कि रोज मीडिया में संदेश देने वाला, कुछ न कुछ ट्वीट करेगा, कुछ न कुछ वीडियो बनाकर डालेगा, ये हर रोज प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ बोलेगा। और अभी तो पश्चिम बंगाल में चुनाव, ये असम के चुनाव में इतना एक्टिव हो गए, तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी एक्टिव होता। तो कहां अंडरग्राउंड हो गए हैं पवन। लेकिन डर है इस बात का कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जमानत कैंसिल कर दी, जमानत दी नहीं, अग्रिम जमानत नहीं है, यानी कि असम की पुलिस एक्टिव है। तो अगर दिखाई पड़ेंगे, पूछताछ के लिए बुलाएगी। पूछताछ के लिए बुलाने का मतलब है, अगर आपके पास एंटीसिपेटरी बेल नहीं है तो गिरफ्तारी की संभावना बन रही है। तो ऐसे में आपको अंडरग्राउंड ही होना पड़ेगा, और वो अंडरग्राउंड है। इनके लिए अभिषेक मनु सिंघवी हर जगह पैरवी कर रहे हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट में भी इन्होंने ही, अभिषेक मनु सिंघवी ने ही पैरवी की, अग्रिम जमानत लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट में जब असम पुलिस की याचिका थी, अभिषेक मनु सिंघवी गए, गुवाहाटी भी अभिषेक मनु सिंघवी गए, और फिर सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी गए। सीजेआई के पास जाकर बोला नहीं, अर्जेंट हियरिंग कीजिए, क्योंकि अब तो चुनाव प्रचार भी खत्म हो रहा है। 29 तारीख को चुनाव का वोटिंग खत्म हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल आ जाएंगे, हेमंता बिस्वा शर्मा और मजबूत होता दिखाई पड़ेंगे। और उसके बाद अगर 4 मई को परिणाम आ गया, तो 2-3 दिन के अंदर असम की पुलिस तो 10-20 एसआईटी बना देगी, और उसके बाद ये सारे राज्यों में छापेमारी शुरू करेगी, यानी कि पवन खेड़ा के घर पर, पवन खेड़ा के इर्द गिर्द लोगों के घर पर, उनकी पत्नी जो हैदराबाद में जो बात करते हैं कि हैदराबाद में है, उनके घर पर। तो इसलिए कम से कम ये तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत दे दो। एक कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। अब सीजेआई के पास अर्जेंट हियरिंग की बात हो रही है, अर्जेंट हियरिंग की तैयारी है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट में ही अभिषेक मनु सिंघवी ने माफी मांगी कि नहीं, ये दस्तावेज फर्जी नहीं थे, आधार कार्ड फर्जी नहीं थे, हमने गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया, ध्यान नहीं रहा था। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट है, अग्रिम जमानत की याचिका है। और असम की पुलिस के तरफ से एडवोकेट जनरल ने सीधे गुवाहाटी हाईकोर्ट में यही कहा है कि अभी गिरफ्तारी की बात बाद में होगी, पहले सामने में आए तो कोऑपरेट तो करें,
पूछताछ तो करना होगा। और इसीलिए गुवाहाटी हाई कोर्ट में जो बात हुई है वही बात सुप्रीम कोर्ट में होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है नहीं, यहां पर जमानत के नाम पर बवाल पैदा होता है। ये जमानत को अधिकार समझ के दूसरे को ऐसे ही रेवड़ी की तरह बांटते हैं। इसलिए अगर जमानत मिल भी जाए तो असम पुलिस चुपचाप नहीं बैठेगी। ये जैसे ही अपने बिल से बाहर निकलेंगे पवन खेड़ा, नोटिस तो उनके हाथ में है, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और गिरफ्तार न करने के बावजूद भी इनको इतने दिन तक डिटेन किया जाएगा तो ये भूल जाएंगे कि फर्जी दस्तावेज क्या होता है और मोदी और हेमंता बिस्वा शर्मा को बदनाम करने की कोशिशें क्या होती है। पहले का भी मामला खुलेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी के पिता के अपमान पर असम में ही केस दर्ज हुआ है और उस पर भी ये जमानत पर ही बाहर चल रहे हैं। तो अभी इनके ऊपर बड़े मामले आने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस के अंदर बेचैनी इस बात को है कि एक बार गिरफ्तारी हो गई, जो गिरफ्तारी तो लगभग तय है, आज हो कल हो परसों हो, और गिरफ्तारी हो गई तो इनके आसपास के लोग अब राहुल गांधी से सवाल करेंगे कि आगे के एजेंडे पर अगर ऐसी कोई संभावना है, हमें आगे करने की कोशिश करोगे तो फिर हम तो नहीं जाएंगे, आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आप ही केस मुकदमा लड़ो और आप ही जेल जाने की तैयारी करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो चुनावी राज्यों में कांग्रेस पार्टी फंसी है और कोर्ट में पवन खेड़ा फंसे हैं। खेड़ा बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुवाहाटी हाई कोर्ट के 24 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज की थी। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत मिलती है या गिरफ्तारी की तलवार लटकी रहती है। तो आप इस पर अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।